5 करोड़ 46 लाख किलोमीटर। ये दूरी है हमारे और हमारे सौर मंडल के चौथे प्लैनेट मार्स के बीच की, जब मार्स हर 2 सालों में धरती के सबसे करीब होता है। और ये दूरी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके वजह से अभी तक हम इंसानों को मार्स पर नहीं उतार पाए हैं। इतनी दूरी होने की वजह से ही आज की टेक्नोलॉजी से मार्स तक जाने में 9 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन क्या ये दूरी हमारी सिर्फ एक लौती प्रॉब्लम है लोगों को मार्स तक पहुंचाने में और मार्स कोलोनाइजेशन में? तो इसका जवाब है नहीं। इस काम में ये दूरी तो हमारे लिए सबसे पहली मुसीबत होगी। ऐसे ना जाने और कितने ही तरह के चैलेंजेस का सामना वैज्ञानिकों को करना पड़ेगा मार्स पर लोगों को बसाने के लिए, जिनका हल अगर वैज्ञानिकों ने नहीं ढूंढा तो मार्स कोलोनाइजेशन हमारे लिए बस एक सपना बनकर रह जाएगा। और इस वीडियो में हम इन सारे चैलेंजेस के बारे में जानेंगे जिनका सामना वैज्ञानिकों को मार्स को कॉलोनाइज करने की इस मिशन में करना पड़ेगा। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्स पर पहुंचने से पहले तो हमें मार्स तक ट्रैवल करने के दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना करना होगा। दरअसल मार्स तक का सफ़र अपने आप में ही एक चुनौती है। स्पेस फ्लाइट के दौरान ज़्यादा समय तक माइक्रो ग्रेविटी में रहने और दूसरे कई कारणों से हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे हमारी बॉडी में कई तरह के फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे मसल एट्रोफी और डिटेरियोरेशन ऑफ द स्केलेटन, जिसे हम स्पेस फ्लाइट ऑस्टियोपेनिया भी कहते हैं। इसके अलावा स्लोइंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फंक्शन, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में गिरावट यानी स्पेस एनीमिया, बैलेंस डिसऑर्डर्स, आई साइट डिसऑर्डर्स और हमें इम्यून सिस्टम में कई तरह के चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मार्स के इस सफ़र में कोई भी गड़बड़ी आती है और उन्हें अर्थ पर कांटेक्ट करना पड़ता है तो रेडियो सिग्नल्स के अर्थ तक पहुंचने में ही 20 मिनट्स का समय लगेगा और फिर अर्थ से रिप्लाई पहुंचने में और 20 मिनट्स। इस सब के बावजूद मान लीजिए कि हम मार्स तक सही सलामत पहुंच जाते हैं, तो भी असली चुनौतियां तो अब शुरू होंगी, जिनमें पहला है मार्स का एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं कि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा पतला है अर्थ के कंपैरिजन में। अर्थ पर सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.69 psi है, जबकि मार्स पर एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ 0.087 psi है। जाहिर सी बात है कि इतने कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम इंसान कभी जिंदा नहीं रह सकते। इतने प्रेशर में तो पानी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पर ही बॉईल होने लगता है, यानी आपके शरीर में मौजूद हर तरह का लिक्विड बॉईल होने लगेगा। और इतने लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपका शरीर किसी गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। इसके अलावा हम मार्स पर सांस भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, और यही दो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा हैं, जबकि मार्स का एटमॉस्फेयर 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसमें हम सांस तो नहीं ले सकेंगे। लेकिन इसका हल वैज्ञानिकों के पास है। हमें बस मार्स पर प्रेशराइज्ड चेम्बर्स में रहना होगा और बाहर निकलने के लिए हमें हर वक्त स्पेस सूट्स पहनकर रहना होगा। इसके बाद जो दूसरी परेशानी का हमें सामना करना पड़ेगा वो है मार्स की ग्रेविटी। मार्स पर ग्रेविटी हमारे अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 38% ही है, यानी अगर अर्थ पर आपका वेट 45 kg है तो मार्स पर आपका वेट सिर्फ 17 kg होगा। मार्स और अर्थ की ग्रेविटी में इतना फ़र्क इसलिए है क्योंकि इसका मास अर्थ के मुकाबले काफ़ी कम है और ये लगभग हमारे अर्थ के साइज़ के आधे साइज़ का है। इतने कम ग्रेविटी की वजह से भी हमें कई तरह के परेशानियों का सामना करना होगा। मार्स की ये ग्रेविटी हमारे हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालेगी, जैसे कि हमारे मसल्स और बोन्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेंगे। इसके अलावा हमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का सामना भी करना होगा। एक्सरसाइज से हम मसल्स और बोन्स के प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ग्रेविटी तो फिर भी ठीक है, लेकिन रेडिएशन हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनने वाली है। फ्यूचर में होने वाले मार्स मिशन में हमारे अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर हमें सूरज से आने वाले डेंजरस सोलर पार्टिकल्स और कॉस्मिक रेज से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मार्स के पास ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और ना ही कोई ओजोन लेयर है जो हमें इनसे प्रोटेक्ट करे। मार्स के पास पहले हमारी धरती के जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन तकरीबन 3.7 बिलियन ईयर्स पहले इसके कोर के ठंडे होने की वजह से मार्स ने अपना ये मैग्नेटिक फील्ड खो दिया। भले ही हमारे मशीन्स इन रेडिएशंस को झेल सकते हैं, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडीज भी झेल सकती हैं। इन रेडिएशंस की वजह से हम कुछ ही समय में बीमार पड़ जाएंगे और रेडिएशन सिकनेस की वजह से कुछ ही समय में हमारी मौत हो जाएगी। इसके अलावा ये हमारे DNA में म्यूटेशंस भी कर सकते हैं,
और कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। इनसे बचने के लिए हमें ऐसे शेल्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो इन रेडिएशंस को ब्लॉक कर सकें और हमें इनसे बचा सकें। और शेल्टर्स से बाहर जाने के लिए हमें स्पेस सूट्स की मदद लेनी होगी। सच्चाई तो यही है कि आप कभी भी मार्स के खुले वातावरण में बिना किसी प्रोटेक्टिव सूट के नहीं रह सकते। अब जो अगली परेशानी का हमें सामना करना होगा वो है मंगल ग्रह पर आने वाले डस्ट स्टॉर्म्स। मार्शियन मूवी में दिखाए गए इस डस्ट स्टॉर्म वाले सीन को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन सच तो ये है कि मार्स के पतले एटमॉस्फेयर में आने वाले तूफान इतने खतरनाक होते ही नहीं, बल्कि ये तो एक इंसान को भी अपनी जगह से नहीं हिला सकते। लेकिन फिर भी ये डस्ट स्टॉर्म्स पूरे प्लैनेट को ढक सकते हैं और सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर सकते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये स्पेस सूट के हेलमेट में या हमारे शेल्टर्स में आसानी से दाखिल हो सकते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ के लिए एक बड़ी परेशानी है। इन्हें इनहेल करने से ब्लैक लंग डिजीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मार्स के सॉइल में परक्लोरेट्स नाम के केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि थायराइड प्रॉब्लम्स और लंग प्रॉब्लम्स की वजह बनते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्स का एटमॉस्फेयर और सॉइल काफ़ी टॉक्सिक है। फ्यूचर में होने वाले मार्स मिशंस में पानी की कमी को पूरा करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब मार्स पर हमारी धरती जैसी नदियाँ तो हैं नहीं। हम जानते हैं कि मार्स पर पानी की मौजूदगी को नासा ने कंफर्म किया है, लेकिन ये पानी मार्स के पोल्स पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। सितंबर 2020 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट मार्स एक्सप्रेस ने मार्स के साउथ पोल के आइस के नीचे एक बड़े लिक्विड वाटर लेक को डिस्कवर किया है। लेकिन मार्स का एवरेज टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस है और गर्मियों में भी मार्स का टेम्परेचर -24 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो फिर ये वाटर लिक्विड फॉर्म में कैसे रह सकता है? तो इसकी वजह है मैग्नीशियम, कैल्शियम और सॉल्ट जो कि मार्शियन रॉक से इस वाटर में डिसॉल्व हो चुके हैं। साथ ही इस वाटर लेक के ऊपर जमी आइस के प्रेशर की वजह से इस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट काफी कम हो जाता है, जिससे ये वाटर लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। लेकिन फिर भी इस पानी को बिना प्रोसेस किए यूज नहीं किया जा सकता और ना ही हम ऐसे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स मार्स पर ले जा सकते हैं जिसकी मदद से ड्रिल करके हम इस पानी को निकाल सकें। यहाँ एक अच्छी खबर भी है कि मार्स के सॉइल में ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि प्लांट की ग्रो होने के लिए ज़रूरी हैं। हाँ, हमें कुछ एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स को ऐड करना होगा, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक प्लांट्स मार्स के सॉइल में ग्रो हो सकते हैं, लेकिन इन्हें मार्स के हद से ज़्यादा लो टेम्परेचर और रेडिएशन से बचाने के लिए एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उगाना होगा, जहाँ टेम्परेचर और सनलाइट को कंट्रोल किया जा सके। आपको ये सब सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि मार्स कॉलोनाइजेशन काफ़ी मुश्किल काम है। तो हाँ, ये मुश्किल काम है, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स का हल वैज्ञानिक दिन रात ढूंढ रहे हैं और मार्स कॉलोनाइजेशन फ्यूचर में एक रियलिटी होगा। और इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ डालते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।